आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आरसीसी क्या होता है, देन पीसीसी क्या होता है, आरसीसी के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक, हम लोग आरसीसी क्यों यूज करते हैं। आरसीसी पे जो यहाँ पे आर है, आर मतलब रेनफोर्समेंट। ठीक, रेनफोर्समेंट के रूप में हम लोग किस किस मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन देखा हुआ था कि हम लोग रेनफोर्समेंट के रूप में बहुतायत में मीन्स मैक्सिमम मात्रा में स्टील का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा कंक्रीट होता है एंड स्टील होता है, इनका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, मतलब उसमें प्रसार गुणांक, ठीक, इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये लगभग कंक्रीट और स्टील की इक्वल होती है। इक्वल होने की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, स्टील के साथ कंक्रीट का यूज करते हैं, ना कि अदर मेटल का। ठीक है, जबकि हमारे पास मेटल बहुत सारे होते हैं, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ब्रास होता है, ठीक है, गोल्ड होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मेटल है। ठीक, लेकिन हम लोग उन मेटल का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, सिर्फ ओनली स्टील का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसका एडवांटेज देखा एंड यूज देखा कि हम लोग यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे आरसीसी मटेरियल का यूज करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, तो हेडिंग डाल लो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जिनको मालूम हो चैट बॉक्स में तुरंत अपना रिस्पांस देते जाएं कि कंक्रीट किस किस ग्रेड की पाई जाती है। ठीक, जर्नली हम लोग क्या करते हैं, जो कंक्रीट है, कंक्रीट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जर्नली जो कंक्रीट के ग्रेड हैं, उन ग्रेड को हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ग्रेडेड कंक्रीट, मतलब साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट। ओके, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, साधारण साधारण ग्रेड की कंक्रीट, साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट। देन जो सेकंड पार्ट होता है हमारा इसका, वो होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट, ठीक, या स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट लिख सकते हो इसे, स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट। हिंदी क्या हो जाएगी, मानक ग्रेड की कंक्रीट। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, मानक, यानी मानक ग्रेड की कंक्रीट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक, या हाई स्ट्रेंथ ग्रेडेड कंक्रीट। ठीक, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, उच्च सामर्थ्य की, उच्च सामर्थ्य वाली ग्रेड की कंक्रीट। ठीक, हमने क्या किया, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा क्या था, ऑर्डिनरी ग्रेडेड कंक्रीट, सेकंड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट, एंड थर्ड हमारा क्या है, हाईली या हाई स्ट्रेंथ ग्रेडेड कंक्रीट या हाईली ग्रेडेड कंक्रीट। कहीं कहीं पे ये हाई स्ट्रेंथ ग्रेडेड की जगह यहाँ पे हाईली ग्रेडेड कंक्रीट भी लिखा रहता है। यहाँ पे हमारा क्या लिखा होगा, हाईली, ठीक, ग्रेडेड कंक्रीट भी लिखा होगा। तो ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ लिखवाया हुआ था कि हाईली होता है। तुम्हारे क्या होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये जर्नली कंक्रीट के ग्रेड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट, एंड सेकंड क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट, एंड थर्ड हमारा क्या होता है, हाईली ग्रेडेड कंक्रीट। अब इनको हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्डिनरी ग्रेडेड कंक्रीट। ऑर्डिनरी ग्रेडेड कंक्रीट मतलब साधारण ग्रेड वाली कंक्रीट। ओके, साधारण ग्रेड की कंक्रीट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा साधारण ग्रेड की कंक्रीट होती है, इस पे जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे M5, M7.5, M10, M15 एंड M20। ओके, यहां पे देखना मैंने क्या बताया, जो साधारण ग्रेड की कंक्रीट है, साधारण ग्रेड की कंक्रीट में हम लोग इतने ग्रेड यूज करते हैं, M5 से लगाकर M20 तक। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक मैंने यहाँ पे M लिखा हुआ है, मीन्स कोई अल्फाबेट है, इसके साथ डैश लगा के यहाँ पे कोई एक नंबर यूज किया हुआ है। ठीक, तो इस अल्फाबेट का और इस नंबर का क्या क्या मीन्स होता है। तो जहां पे ये जो हमारा अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट इंडिकेट कर रहा है मिक्स को। अल्फाबेट किसको बता रहा है, मिक्स को, मीन्स मिक्सचर या मिश्रण को। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये क्या है, एक मिश्रण है या एक मिक्सचर है। ठीक, यहाँ पे और उसी के साथ जो यहाँ पे 5 है, वो 5 बता रहा है इसके एफसीके को। अब बात ये आती है, सर आपने यहाँ पे एफसीके यूज कर दिया, एफसीके क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रहा हूं कि एफसीके मतलब क्या होता है। एफसीके मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस किया हुआ था। क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक, विद इन 28 डेज। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो भी कब, 28 डेज में। ठीक, एफसीके क्या बता रहा है यहाँ पे कि इसकी, यदि हम लोगों ने M5 ग्रेड का कंक्रीट लिया, M5 ग्रेड का कंक्रीट लिया, तो इसकी 28 दिन में, 28 दिनों में या 28 डेज में जो इसकी सामर्थ्य होगी, कौन सी सामर्थ्य। अब आप लोगों को ये पता है कि कंक्रीट है, तो कंक्रीट पे जर्नली जो हम लोग यूज करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, जर्नली यहाँ पे बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। किसकी बात करेंगे, संपीड़न सामर्थ्य की। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग जर्नली। तो यहां पे उसने ये बताया कि यदि हम लोग M5 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं, तो 28 दिन में जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 5 न्यूटन पर mm²। ठीक, कितनी होगी, 5 न्यूटन पर mm²। तो उसने यहाँ पे ये तो बता दिया कि 5 का मतलब क्या है, हमारा एफसीके हो गया। बट एफसीके की या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की एक अलग से भी डिफिनीशन होती है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की एक अलग से भी डिफिनीशन होती है। वो डिफिनीशन हमारी क्या होती है, वो डिफिनीशन भी देख लो। एफसीके की जो हमारी डिफिनीशन होती है, हम लोग इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग जब कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, क्या करते हैं, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। चेक करने के हम लोग क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। क्यूब का जो साइज होता है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग जो क्यूब बनाते हैं, उन क्यूब की जो डायमेंशन होती है, या क्यूब का जो हमारा साइज होता है, वो क्यूब का साइज कितना होता है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। हमने क्या किया यहाँ पे, इस साइज के
जो यहाँ पे साइज है, ओके, इस साइज के हमने 100 क्यूब बना लिए। कितने बना लिए? 100 क्यूब बना लिए। ध्यान देना, हमने यहाँ पे 100 क्यूब बना लिए। इन 100 क्यूब में से, इन 100 क्यूब में से जो 95 क्यूब होंगे, 95 क्यूब होंगे, ठीक, इसके बाद 5 क्यूब हमारे पास बचे। हमने जो 100 क्यूब बनाए थे, 100 में से 95 अलग कर लिए, 5 क्यूब अलग अलग कर लिए, ठीक। तो 5 क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, 5 क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, वो कितनी होनी चाहिए? वो यदि हम लोगों ने M15 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है या M5 की ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है, ठीक, यदि मान लीजिए हम लोगों ने M5 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है, तो जो 5 क्यूब है, 5 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम आ रही है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी हमारा जो ग्रेड होगा M5 ही कहलाएगा, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो FC के 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कहलाएगी। अदरवाइज इन 5 में से यहाँ पे जो 95 मैंने अलग किया हुआ था, 95 की जगह नंबर हमारा 94 हो जाता है, ठीक। यहाँ पे 6 क्यूब बच गए। अब यदि वो 6 क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है, जो हम लोगों ने CTM मशीन से चेक किया हुआ था, यदि उनकी वैल्यू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आ रही है, तो ये हमारा क्या, एक प्रॉपर ग्रेड का कंक्रीट नहीं होगा। तो FCK को या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि FCK हमारा क्या होता है कि जब हम लोग जिस ग्रेड की कंक्रीट लेते हैं, ठीक, उस ग्रेड की कंक्रीट से हम लोग 100 सैंपल बनाते हैं। 100 हमने क्यूब बनाए, उनमें से यदि 5 क्यूब की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या संपीड़न सामर्थ्य है, 5 क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यदि संपीड़न सामर्थ्य, ठीक, यदि 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से कम आ जाती है, ठीक, तब तो ठीक है। और या कुछ इस प्रकार से लिख दो कि इनकी यहाँ पे मतलब जो हमने 100 सैंपल बनाए, 100 सैंपल में 5 सैंपल से ज्यादा फेल ना होने चाहिए। की वाली लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? हमने जो 100 सैंपल बनाए हैं, 100 सैंपल में से 5 सैंपल से ज्यादा हमारे फेल ना होने चाहिए। तो उस प्रकार की जो ग्रेड की कंक्रीट हमारी होगी, और वो जो वैल्यू वहां पे होगी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? FCK कहलाएगी, मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो FCK का मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ पे 100 क्यूब लिए हुए थे, ठीक, 100 में से जो 5 क्यूब से ज्यादा हमारे क्या ना होने चाहिए? फेल ना होने चाहिए। फेल ना होने चाहिए। फेल होने का मतलब क्या है? यदि हमने यहाँ पे M5 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है, तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगी, मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, वो कितनी आएगी? 5 न्यूटन प्रति m स्क्वायर से, ठीक, कम ना आनी चाहिए। किसकी वैल्यू? 5 की, ठीक। यदि 5 से ज्यादा आ रही है तो ये हमारा ये M5 ग्रेड का कंक्रीट नहीं रहेगा। ध्यान दो, यदि 5 की वैल्यू हमारी, मतलब 5 की वैल्यू, जो 5 क्यूब है यहाँ पे, उन 5 क्यूब की वैल्यू यदि इस वैल्यू से कम आ जा रही है, तब तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 5 की जगह यदि ये नंबर इंक्रीज होकर के 6 हो जा रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर ग्रेडेड कंक्रीट नहीं है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। या जिनको डिफिनेशन लिखनी हो तो डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख लो। The characteristic strength, the characteristic strength characteristic strength of the material do not expected to fall more than 5% of
टेस्ट रिजल्ट। ठीक, हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या बता रही है यहाँ पे कि यदि हमने 100 सैंपल लिए हैं, ठीक, 100% लिया हुआ है, तो उसमें जो 5% सैंपल हैं, 5% सैंपल की जो वैल्यू है, ठीक, तो जो जिस ग्रेड की कंक्रीट है उसकी वैल्यू से कम ना होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, जिसको हम लोग न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था M5, M7.5, M10, 15 एंड 20। ओके, अब बात आती है आगे, जो हमारा सेकंड टाइप था स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट। स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट से बहुत ज्यादा हमारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं तो देख लीजिए। स्टैंडर्ड ग्रेडेड कंक्रीट, जो हमारे मानक ग्रेड की कंक्रीट होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हमारा बन जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट। 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? M25 से M25 टू M55। ठीक, काउंट करके देख लीजिए 7 ही आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? M25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। ये हमारे कितने नंबर्स हो गए? ये 7 नंबर्स हो गए। ओके, तो जो स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट होती है वो हमारी 7 होती हैं। अब बात यहाँ पे आती है, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड के बाद जरा हाईली ग्रेडेड कंक्रीट भी देख लो। हाईली ग्रेडेड कंक्रीट, जो हम लोग हाईली ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं वो M60 से लगा करके, ठीक, मोस्टली M80 तक हम लोग यूज करते हैं। कहां तक यूज करते हैं? M60 से M80 तक। अब यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि इनका सर रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो क्या होता है? किसको हम लोग नॉमिनल मिक्स में यूज करते हैं, किसको हम लोग डिजाइन मिक्स में यूज करते हैं? आप लोगों ने कंक्रीट बनाने के मेथड पढ़े हुए थे। ठीक, हम लोग जब कंक्रीट बनाते हैं यानी मेथड्स ऑफ कंक्रीट, ठीक, या कंक्रीट बनाने के मेथड, कंक्रीट बनाने की विधियां लिख लो। कंक्रीट बनाने की विधि या कंक्रीट डिजाइन करने की विधि। ठीक, हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हुए थे? एक तो पढ़ा हुआ था नॉमिनल मिक्स मेथड, ओके। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिजाइन मिक्स मेथड। ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा नॉमिनल मिक्स है, नॉमिनल मिक्स में हम लोग बात करते हैं आयतन की, यानी यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट लेते हैं, यानी इसमें हम लोग जो कंक्रीट लेंगे वो कंक्रीट क्या होगी? बाई वॉल्यूम लेंगे। बाई वॉल्यूम मतलब आयतन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो भी सैंड लेंगे, एग्रीगेट लेंगे, सीमेंट लेंगे, तो इस नॉमिनल मिक्स में हम लोग किससे कंसीडर करेंगे? बाई वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। वहीं पे डिजाइन मिक्स पे हम लोग बाई वेट कंसीडर करते हैं। किससे कंसीडर करते हैं? बाई वेट, मतलब भार के आधार पर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एक पे बाई वॉल्यूम आ गया, दूसरे पे हमारे बाई वेट आ गया। चलो, बाई वॉल्यूम हमें मालूम पड़ गया कि नॉमिनल मिक्स में हम लोग क्या करते हैं? बाई वॉल्यूम लेते हैं, मतलब आयतन के हिसाब से लेते हैं, और डिजाइन मिक्स में हम लोग क्या करते हैं? बाई वेट लेते हैं। ओके, यहीं पे जो इनका एक रेशियो होता है उस रेशियो की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M10, तुरंत फास्ट चैट बॉक्स में यहाँ पे बताइए इसका रेशियो क्या होगा? M10, 15, 20, 25। एक्चुअली में हमारा होता क्या है कि हम लोग जैसे 20 तक आते हैं, 20 के बाद हमारा यहाँ पे डिजाइन मिक्स वर्क करने लगता है।
फिर हम लोग नॉमिनल मिक्स से कंक्रीट नहीं बनाते हैं, किससे बनाते हैं, डिजाइन मिक्स से बनाते हैं। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू M25 के लिए भी दे दी गई है। ओके, तो सबसे पहले बताइए जो हमारा M10 है, M10 का रेशियो कितना होगा, M15 का कितना होगा, 20 कितना होगा, एंड 25 का कितना होगा। तो M10 का हमारा कितना होगा, 136। ओके, 136। 15 का कितना होगा, M15, M15 124। ओके, M20 कितना होगा, 20, M20, M20 का 1, 1.5 एंड 3 होता है। 25, 25, ओके, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब जरा यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे एक रेशियो लिखा हुआ है 1:3:6 या 1:2:4 एंड 1:1.5:3 एंड 1:1:2। ओके, जरा यहाँ पे जो 1:3:6 लिखा हुआ है, इनका मीन समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं नीचे वाले से ही बता देता हूं, यहाँ पे जो 1 है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सीमेंट को। नेक्स्ट जो 1 है, ये इंडिकेट कर रहा है फाइन एग्रीगेट को। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड को। 2 है, यहाँ पे जो 2 एग्रीगेट कर रहा है, वो एग्री कर रहा है कोर्स एग्रीगेट को, मतलब एग्रीगेट को, जिसे हम लोग गिट्टी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 1:1:2 है, इसमें बताया मैंने कि 1 क्या है, हमारा सीमेंट है, देन फिर इसके बाद सैंड है, फिर देन हमारा क्या है, एग्रीगेट है। तो ये तो हम लोगों के इस प्रकार से क्या हो गए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और हैं, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो कि हम लोग किस किस जगह पे, किस किस जगह पे कौन कौन सी कंक्रीट का यूज करते हैं। जैसे यदि हमारा आरसीसी वर्क है, लिख लो फॉर आरसीसी वर्क, फॉर आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क के लिए बताइए हम लोग किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करेंगे, आरसीसी वर्क का। नेक्स्ट यहीं पे लिख लो पोस्ट टेंशनिंग वर्क, पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग वर्क। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग होती क्या है। यदि हम लोगों के ये वर्क हैं, तो इन वर्क के हिसाब से हम लोग किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करेंगे। ठीक, तो यदि हमारा आरसीसी वर्क है, तो आरसीसी वर्क में नॉट लोअर देन M20, मतलब M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, नॉट लोअर देन, लिख लो यहाँ पे नॉट लोअर देन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आरसीसी वर्क पे, जहां पे भी हम लोग आरसीसी वर्क कर रहे हैं, आरसीसी वर्क के केस में हम लोग M20 ग्रेड से कम ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग नहीं करेंगे। अदरवाइज यदि यहाँ पे हमारा पीसीसी है, पीसीसी है, पीसीसी पे हम लोग M15 का यूज कर सकते हैं, और करते भी हैं। जनरली हम लोग पीसीसी वर्क के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे M15 का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M15 हो जाएगा। बट आरसीसी वर्क के लिए हम लोग 20 से कम ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज करेंगे, वो करेंगे M35 एंड एवब, मतलब M35 भी हम लोग कर सकते हैं, या M35 से ज्यादा ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे हमारा आता है प्री टेंशनिंग। ठीक, प्री टेंशनिंग
देखो एक हमारा वर्ड है पोस्ट टेंशनिंग, दूसरा है प्री टेंशनिंग। दोनों को अभी मैं यहाँ पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हमारा होता क्या क्या है। ओके, प्री टेंशनिंग पे जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं वो करते हैं M40 एंड एबव, मतलब M40 या उससे ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखना, मैंने आप लोग क्या बताया, प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग। चलो मैं दोनों यहाँ पे लिख लेता हूं। एक हमारा क्या है, प्री टेंशनिंग, दूसरा है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग। अब जरा यहाँ पे ये बताइए प्री मीन्स क्या होता है। प्री मीन्स होता है पहले, पोस्ट मीन्स क्या होता है, पोस्ट मीन्स होता है बाद। ओके, टेंशनिंग मीन्स क्या होता है, उसमें टेंशन उत्पन्न करना या उसमें तनन उत्पन्न करना। आप लोगों ने देखे होंगे जितने भी प्री कास्ट गर्डर होते हैं, हम लोग ओवरब्रिज वगैरह में जाते हैं, ओवरब्रिज में क्या देखते हैं, यदि ये कोई बीम है, ठीक, उस बीम पे हमने देखा कि ये बीम हमारी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी कास्ट हो चुकी है। बीम ऑलरेडी यहाँ पे कास्ट हो चुकी है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से हमारी कोई बीम रहती है, बीम ऑलरेडी कास्ट हो जाती है, लेकिन इसके बीच में कुछ यहाँ पे पाइप टाइप के, यहाँ पे छेद टाइप में हमें दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे पाइप पड़े होते हैं, वो किस लिए पड़े होते हैं, जब हम लोग ओवरब्रिज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ओवरब्रिज पे जो हम लोग बीम कास्ट करते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ जितनी भी बीम होती हैं, गर्डर होते हैं, सब प्री कास्ट होते हैं। प्री कास्ट का मतलब क्या है कि उनको यूज करने से पहले ही हमने उनकी ढलाई कर ली, यूज करने से पहले ही उनकी ढलाई कर ली, ठीक, या उनकी कास्टिंग हम लोगों ने यूज करने से पहले ही कर ली। तो यहाँ पे देखते होगे कुछ पाइप टाइप्स के पड़े होते हैं, ठीक, जो यहाँ पे पाइप टाइप्स के पड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन। ठीक, वो पाइप में क्या करते हैं हम लोग, जो केबल होती है, ठीक, केबल यहाँ पे हम लोग डालते हैं। एक कंडीशन, मतलब एक कंडीशन ऐसी होती है कि पूरी बीम हम लोग कास्ट कर लेते हैं, बीच में पाइप डाल देते हैं। पाइप डालने के बाद अब ये पूरी केबल हमने यहाँ पे ऐसे डाल दी, ठीक, इसके बाद मैकेनिकल पावर लगा करके यहाँ पे हमने जैक लगाया मैकेनिकल पावर से, ठीक, यहाँ पे जैक लगाया, इधर पे जैक लगाया, जैक लगा क्या किया, इस वायर को, जो हमने यहाँ पे केबल डाली है, इस वायर को हमने टाइट किया। टाइट करने का मतलब क्या है, जो हम टाइट करेंगे ये कंक्रीट में ऑटोमेटिक पहले से ही स्ट्रेस आ जाएगी, कंक्रीट में बिना लोड आए। अभी देखो इसमें कोई भी लोड नहीं आया है, लोड इसमें कब आता, मान लो मैं इसको यहाँ पे, ये हमारा कॉलम था, ये कॉलम था इस प्रकार से, अब यदि इस पे ये मैं बीम को रख देता, इस पे कोई लोड आता, लोड आता तभी इसमें क्या होती, तभी इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होती, ठीक, इसमें स्ट्रेस कब आती, जब इसमें लोड आता। हमने किया क्या, इसमें पहले ही ऐसे केबल डाल के जैक लगा करके इसमें पहले ही बिना लोड आए, बिना लोड आए पहले ही इसमें स्ट्रेस उत्पन्न करवा दी। तो इस प्रकार का जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, प्री स्ट्रेसिंग। ध्यान देना, प्री स्ट्रेसिंग टॉपिक हमारा क्या है, प्री स्ट्रेसिंग। एक्चुअली में ये आरसीसी का लास्ट पार्ट है, ठीक, ये क्या हुआ हमारा टॉपिक, प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेसिंग का मतलब क्या है कि वर्क करने से पहले ही, उसमें स्ट्रेस आने से पहले ही हमने क्या कर दिया, उसमें स्ट्रेस प्रदान कर दी, स्ट्रेस उत्पन्न कर दी। तो हमने क्या देखा कि एक कंडीशन ऐसी थी कि जिसमें हम लोगों ने बीम को कास्ट कर लिया था, बीम की कास्टिंग कर ली है, कास्टिंग करने के बाद बीम में, बीम की कास्टिंग करने के बाद फिर हम लोग जैक लगा करके मैकेनिकल पावर से उसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस उत्पन्न करवा रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट टेंशनिंग। हम लोग कर क्या रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, वायर को जब खींचेंगे तो वायर में क्या होगा, तनन उत्पन्न होगा। हम लोगों ने क्या किया, यहां पे जैक लगाया, ठीक, इधर पे जैक लगाया, अब वायर को खींचा, जब वायर को खींचा तो वायर में क्या उत्पन्न होगा, वायर में टेंशन उत्पन्न होगा। टेंशन है इसलिए यहाँ पे टेंशनिंग लिखा हुआ है। पोस्ट, पोस्ट मींस बाद में, कब बाद में,
बात का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने बीम को कास्ट कर लिया। बीम को कास्ट करने के बाद, बीम को कास्ट करने के बाद उसमें जैक लगा करके वायर में टेंशन उत्पन्न करवाना, उस प्रकार की जो प्रोसेस होती है पोस्ट टेंशनिंग कहलाती है। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या है? हमने बीम को पहले कास्ट कर लिया, कास्ट करने के बाद फिर उसमें टेंशन उत्पन्न की। बीम की कास्टिंग करने के बाद उसमें टेंशन देना, ठीक है, टेंशन उत्पन्न करवाना, ठीक, वो हमारी कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्ट टेंशनिंग कहलाती है। प्री टेंशनिंग का मतलब क्या है? प्री टेंशनिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमने सिर्फ, देखो, जब हमें बीम कास्ट करनी होती है हम लोग शटरिंग लगाते हैं, ठीक, तो शटरिंग पे ही, अभी हम लोगों ने कंक्रीट नहीं डाली है, अभी हमने कंक्रीट नहीं डाली है, शटरिंग पे ही ऐसे वायर डाल दिया और यहाँ पे जैक लगा करके उसे टाइट कर दिया। मतलब हमने अभी कंक्रीट नहीं डाली है, वायर डाला, ठीक, यहाँ पे केबल डाल दिया और जैक लगा करके इसे टाइट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद में ही इसे कास्ट करेंगे, इसके बाद में ही इसे क्या करेंगे? कास्ट करेंगे। मतलब टेंशन हमने क्या कर दिया? टेंशन कंक्रीट डालने से पहले ही दे दिया। कंक्रीट टेंशन हमने क्या किया? कंक्रीट डालने से पहले ही दे दिया, इसलिए इसका नाम क्या? प्री टेंशनिंग। ध्यान दो, टेंशन हमने कब दिया है? कंक्रीट डालने से पहले ही। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी बीम हमारी बन चुकी थी, हमने बीम की कास्टिंग कर ली है। बीम कास्टिंग करने के बाद, बीम कास्टिंग, बीम कास्टिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया? इसमें टेंशन उत्पन्न किया, इसलिए इसको क्या? पोस्ट टेंशनिंग। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे हमने इसमें क्या किया? अब इसके लिए प्री टेंशनिंग है, एक्चुअली में क्या है? ये प्री टेंशनिंग है, अभी हमने यहाँ पे कंक्रीट का यूज नहीं किया है, और इसमें क्या है? कंक्रीट ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब क्या है कि बाद में हम लोग कंक्रीट में टेंशन उत्पन्न करवा रहे हैं, इसमें कंक्रीट ऑलरेडी पूरी जम चुकी है, अपने पूरे फाइनल सेटलमेंट टाइम, उसका पूरा फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है कंप्लीट हो चुका है, ठीक, क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, तो इसलिए वहां पे जो ग्रेड देखा होगा पोस्ट टेंशनिंग में, जो ग्रेड है वो प्री टेंशनिंग से कम है। देखो यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग में कितना है? M35 है, पोस्ट टेंशनिंग में M35 है, और यहाँ पे क्या है? M40 है। यदि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो आप लोग पता, प्री, प्री मींस पहले, जिसमें हम लोग पहले टेंशन दे रहे हैं उसमें हम लोग ज्यादा ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करेंगे। जिसमें हम लोग बाद में टेंशन दे रहे हैं, एक्चुअली में वो कंक्रीट ऑलरेडी हमारी जम चुकी है। जब कंक्रीट हमारी जम चुकी है, अपना उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है, उस केस में वहां पे कम ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या था? प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। ओके, सबको यदि क्लियर हो तो चैट बॉक्स में तुरंत बता दो यस या नो, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ू। ओके, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अब ग्रेड ऑफ सीमेंट की। ग्रेड ऑफ सीमेंट ये भी हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, बट यहाँ पे यूज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट जर्नली जो हम लोग ओपीसी ग्रेड की, ओपीसी होती है, ओपीसी का मतलब क्या हुआ? इसको फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म बताइए ओपीसी का। ओपीसी का फुल फॉर्म, ओपीसी का फुल फॉर्म ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। इस ओपीसी सीमेंट को, ओपीसी सीमेंट को हम लोगों ने क्या किया है? इस ओपीसी सीमेंट को हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया हुआ? देख लो यहाँ पे, जो ओपीसी सीमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट है, कौन सा है? 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, ठीक। चलो इनके साथ में यहाँ पे ओपीसी भी लिख देता हूं, लेकिन कुछ लोग ये ना सोचें सर ने ओपीसी क्यों हटा दिया। लिख लो यहाँ पे ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ओपीसी, ओपीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिया कि ओपीसी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो यहाँ पे 33 या 43 या 53 लिखा हुआ है, ये 33, 43, 53 क्या इंडिकेट कर रहा है?
ये इंडिकेट कर रहा है इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, जिसको मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल रहा था, मतलब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, वो भी किसकी, सीमेंट की। यानी कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक, यहाँ पे जो 33 है, 43 है, 53 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ओके, किसको इंडिकेट कर रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अब जरा हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सर हम लोग जब सीमेंट के लिए क्यूब बनाते हैं, उस क्यूब का साइज कितना होता है। यानी सीमेंट की टेस्टिंग के लिए जो हम लोग क्यूब बनाएंगे, उस क्यूब का साइज कितना होगा। फॉर सीमेंट टेस्टिंग बताइए, सीमेंट टेस्टिंग के लिए हम लोग जो क्यूब बनाएंगे, क्यूब का साइज कितना होगा, आंसर दीजिए। सीमेंट सीमेंट की टेस्टिंग के लिए हम लोग जो क्यूब बनाएंगे, क्यूब का साइज कितना होगा। 7.05 सेंटीमीटर इंटू 7.05 सेंटीमीटर इंटू 7.05 सेंटीमीटर। ओके, जो इसकी एक साइड होती है, साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक भुजा की, एक भुजा हो जाएगा हमारा 7.05 सेंटीमीटर या 70.5 mm। ठीक, कहीं कहीं पे इसका एरिया पूछ लिया जाता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा तुम्हारा, इनका मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक, लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू होती है हम लोग उसी को आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि इसकी जो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, कितने दिनों में निकालेंगे, 28 डेज में निकालेंगे। ओके, 28 डेज में निकालेंगे। चलो थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं आगे। जो एक सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट का बैग होता है, इस बैग का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, वेट वजन कितना होता है, बताइए। 50 किलोग्राम। ओके, इसका आयतन कितना होता है, आयतन कितना होगा, आयतन आयतन हमारा होता है 34.5 लीटर। ओके, नेक्स्ट है इसी में कि जो हम लोग मैक्सिमम सीमेंट यूज करते हैं किसी भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितनी सीमेंट यूज करते हैं, तो नोट करके ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। दी मैक्सिमम सीमेंट दी मैक्सिमम सीमेंट used for RCC construction इज कितनी यूज करेंगे, 450 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किसके अकॉर्डिंग है, जो मैंने आप लोगों को ये वैल्यू बताई है, ये वैल्यू है हमारी आईएस कोड IS 456
2000 के अकॉर्डिंग। ठीक, ये एक प्रकार से ये मान लो कि हमारे लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए संविधान है, IS 456 2000। ठीक, वो भी किसके लिए, फॉर आरसीसी वर्क के लिए। ठीक, आरसीसी के लिए जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी वर्क के लिए या आरसीसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो मैक्सिमम हम लोग सीमेंट यूज करेंगे वो कितनी यूज करेंगे, 450 किलोग्राम यूज करेंगे। वहीं पे आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो यहां पे देखो हम लोग किस किस टाइप्स की स्टील का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं माइल्ड स्टील का। ओके, माइल्ड स्टील जो कि प्लेन बार के रूप में आती है। किसमें आती है, प्लेन बार के रूप में आती है। ओके, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं HYSD बार का। किसका यूज करते हैं, HYSD बार का। और HYSD इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को बता रहा हूं। HYSD का फुल फॉर्म हमारा होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ओके, HYSD बार को हम लोग टॉर बार भी बोलते हैं। HYSD बार को हम लोग टॉर बार भी बोलते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जरा एक बार डिफरेंस भी देख लो। दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है, एक नॉर्मली बार हमारी कुछ इस फॉर्म में रहती है। ठीक, और एक बार ऐसे रहती है, इस पे ये इस प्रकार से ऐसे डिजाइन बने रहते हैं, आप लोगों ने देखी होगी। तो ये जो बार होती है, इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बार। प्लेन बार मतलब माइल्ड स्टील, MS। वहीं पे जो इसमें डिजाइन बनी हुई है, इस प्रकार की बार को हम लोग क्या बोलते हैं, HYSD बार। ठीक, जो ये डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का नाम होता है, लिख लो यहाँ पे, टिंट। जो डिजाइन बनी है, इस डिजाइन को टिंट नाम से बोलते हैं, टिंट, या कहीं कहीं पे तुम्हें रिब लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग जनरली HYSD बार को कभी कभी टिंट बार भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टिंट बार भी बोल देते हैं। दूसरा जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया मैंने, माइल्ड स्टील एंड HYSD बार। ठीक, इसका जो ग्रेड होता है, ये होता है FE 250। ओके, ये हमारी दो ग्रेड में पाई जाती है। HYSD बार दो ग्रेड में आती है, कौन कौन सी, FE 415 एंड FE 500। ओके, यहां पे देखो, FE किसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूं, FE 250 मैंने ले लिया। ठीक, तो यहां पे जो FE है, FE इंडिकेट कर रहा है फेरस को। FE किसको इंडिकेट कर रहा है, फेरस को, मींस लौह को। ओके, यहां पे जो 250 है, 250 इंडिकेट कर रहा है FY को। जैसे मैंने कंक्रीट के केस में आपको क्या बताया हुआ था, FCK बताया था, ऐसे यहाँ पे क्या है, FY है। ठीक है, FY क्या है,
एफ वाई हमारा यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। एफ वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, एफ वाई हमारा यहाँ पे है यील्ड स्ट्रेंथ है। बेटा जनरली हम लोग जो स्टील यूज करते हैं एफ ई 500 तक ही यूज करते हैं। एफ ई 550, देखो मार्केट तो ऐसे क्या है, बहुत सारे ग्रेड हमारे आते हैं, बट जनरली जो हम लोग यूज करते हैं एमएस यूज करते हैं। मतलब जो एमएस पे यूज करते हैं वो एफ ई 250 होता है, एच वाई एस डी पे एफ ई 415 एंड एफ ई 500 होता है। अब एच वाई एस डी का एक नया रूप आ गया है, वो भी आप लोग बता रहा हूं कि एच वाई एस डी का जो नया रूप आया हुआ है वो क्या है। ठीक, आप लोगों ने जनरली सुना होगा टीएमटी बार। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा टीएमटी बार। ओके, ये टीएमटी बार क्या होता है? ठीक, जो हमारा टीएमटी बार होता है, एक और नेक्स्ट आता है सीआरएस बार। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। टीएमटी का फुल फॉर्म होता है हमारा थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ओके, सीआरएस बार का फुल फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे कोरोजन कोरोजन रेजिस्टेंस कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। अब यहां पे ध्यान देना, सीआरएस मतलब क्या है? जंग प्रतिरोधक छड़। मतलब एक ऐसी छड़ जो क्या कर रही है? जंग को रेजिस्ट कर रही है। ठीक, उसमें कोरोजन लगेगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी स्टील की प्रॉपर्टी होती है, फेरस की प्रॉपर्टी, कि उसमें यदि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसमें जंग तो लगेगा, बट अदर की कंपैरिजन में कम लगेगा। ठीक, टीएमटी बार, टीएमटी बार का मतलब क्या है? सिर्फ देखो, जैसे हम लोग एच वाई एस डी बार यूज करते हैं, एच वाई एस डी बार मान लो मैंने यहां पे ये बना दिया। ओके, ये बना दी एच वाई एस डी बार। यहां पे इसके अंदर की जो बार है, ये छड़ है, छड़ के अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी सेम उसके बाहर वाली लेयर की भी यही प्रॉपर्टी रहती है। एच वाई एस डी बार में क्या होता है कि जो अंदर हमारा मेटल है, जो अंदर की प्रॉपर्टी होगी सेम वही बाहर की प्रॉपर्टी होगी, मींस सरफेस लेयर की। बट टीएमटी बार में हम लोग क्या करते हैं? टीएमटी बार में जो इसकी सरफेस होती है, सरफेस को हम लोग थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड कर देते हैं। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड कर देते हैं कि मतलब अंदर की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक, अंदर प्रॉपर्टी से हमारा कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है बहुत, बट बाहर से क्या हो जाता है? ये हार्ड हो जाता है। और इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे आप लोग जाते हैं गांव वगैरह में, हंसिया को या कुल्हाड़ी वगैरह लेके जाते हैं किसी, मतलब उसमें धार लगवाने, तो उसमें देखेंगे आप लोगों ने क्या कि आप लोग जो जब उसको धार लगाने के लिए देते हैं, पहले उसे गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसमें धार लगाता है, धार लगाने के बाद फिर उसे गर्म करता है, गर्म करने के बाद तुरंत उसे एक पानी पास में रखे रहता है, उसमें डुबो देता है। ठीक, पानी जो पास में रख के पानी में डुबोता है, पास में पानी से क्यों डुबोता है? क्यों? बाहर से अचानक से पहले गर्म हुआ, गर्म होने के बाद तुरंत अचानक से ठंडा हो जाएगा, तो जो उसकी बाहर वाली लेयर है, ठीक, वो हार्ड हो जाएगी। मतलब उसने बाहर वाली लेयर को क्या कर दिया? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड कर दिया। ठीक, बाहर वाली लेयर को हमें हार्ड करना है। सेम वही एप्लीकेशन या वही प्रोसेस हम लोग टीएमटी बार में यूज करते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो प्रॉपर्टी अंदर की है, एच वाई एस डी बार में जो प्रॉपर्टी अंदर की है वही प्रॉपर्टी सरफेस लेयर की है। बट टीएमटी बार में क्या है? अंदर से तो सॉफ्ट है, बट बाहर वाली जो लेयर है इसकी सरफेस लेयर है। ठीक, सरफेस लेयर हमारी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। बस सिर्फ दोनों में हमारा यही डिफरेंस होता है। ठीक, एक और नेक्स्ट हमारा आता है जैसे रोल्ड स्टील मेंबर। रोल्ड स्टील मेंबर वो भी देख लो। रोल्ड स्टील मेंबर का मतलब क्या हुआ? रोल्ड स्टील मेंबर, रोल्ड स्टील मेंबर से मतलब यहां पे अर्थ ये है कि जैसे हमें एंगल बनाना है, ठीक, हमें एंगल बनाना है, तो हमने क्या किया है? यहां पे दो प्लेट में क्या किया? ये पूरा पूरा एंगल ही एक साथ कास्ट किया हुआ है।
मतलब विदाउट ज्वाइंट हम लोग क्या करें, वो वहां पे जो भी हमारा मेंबर है उस मेंबर को विदाउट ज्वाइंट कास्ट करें। जैसे हम लोग पाइप बनाते हैं, ठीक, ये टी सेक्शन ले लो, ठीक, कि चैनल ले लो, हम लोग क्या करें वहां पे उनको ऑलरेडी वैसे वैसे ही बना लें, ठीक, जैसा हमारा होता है सेम उसी प्रकार से वहां पे इसको कास्ट कर लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील मेंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है माइल्ड स्टील, ठीक, जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, ठीक, यानी स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एमएस, ठीक, ये मैं आप लोगों को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूं कि एमएस का हम लोग यहाँ पे जो माइल्ड इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ऑफ HYSD बार, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक, कि HYSD बार का हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके,